अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में अभी ये इंग्लिश की क्लास हम ले रहे हैं जो कि पेज नंबर 70 पे पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने यहाँ तक जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इंसर्ट द मिसिंग कॉमास इन कोटेशन मार्क्स इन द फॉलोइंग, ये हमने किया हुआ था। तो आज की क्लास में स्पीकिंग, आस्किंग फॉर डायरेक्शंस, ये टॉपिक हम करेंगे। ये जो टॉपिक है ये से द राइट थिंग, जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर ह्यूमर का, उसका हमने से द राइट थिंग हमने पढ़ लिया था, ये वाला से द राइट थिंग। और इसी की एक्सरसाइज है जो कि आज हम कर रहे हैं। पेज नंबर 70 पे है ये, स्पीकिंग आस्किंग फॉर डायरेक्शन। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि ये जो हम क्लासेस ले रहे हैं, मेरे एक और यूट्यूब चैनल है। उसकी वजह ये है कि मैंने असल में एक और दूसरे यूट्यूब चैनल खोला हुआ और उसमें क्लास 6 to 8, मैं पहले भी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, क्लास 6 to 8 जो वीडियोस है मैं उसी के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं इसी चैनल के ऊपर भी अपलोड कर रहा हूँ। उसको कुछ अरसे के बाद मैं इसी चैनल से हटा दूंगा। उसकी रीज़न ये है कि यूट्यूब जो है चैनल आपको 10 सेक्शंस देते हैं, 10 तक सेक्शंस देते हैं, और 10 के बाद आगे सेक्शंस आपको नहीं देते। तो वो मेरे पहले ही से 10 सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। 10 सेक्शंस के अंदर ये होता है कि जैसे आप एक सेक्शन होता है तो उसमें आपको मिसाल के तौर पे मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स के का एक सेक्शन होगा, उसके अंदर फिर उसके जो चैप्टर्स होंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 वगैरह इस तरह से। या इंग्लिश का एक सेक्शन होगा तो इंग्लिश के अंदर आपका चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से जितने आपके पास प्लेलिस्ट बन सकते हैं, तो वो प्लेलिस्ट उस सेक्शंस का हिस्सा होता है। अच्छा, अब 10 से ज़्यादा यूट्यूब नहीं देते हैं, तो अब उसमें फिर क्या होगा कि फिर आप बाकी चीज़ें अगर आप अपलोड करते हैं तो रैंडमली पड़ा हुआ होगा, लेकिन उसके कोई प्लेलिस्ट बना सकेंगे लेकिन सेक्शन अवेलेबल नहीं होगा, तो जो देखने वाले होते हैं उनके लिए फिर प्रॉब्लम होता है। इसलिए मेरे पास वो सेक्शन ख़त्म हो चुके हैं, लिहाजा कुछ अरसे के बाद ये जो चैप्टर क्लास 6 की जो वीडियोज़ है, इवन अब 7 भी हम शुरू करने वाले हैं, क्लास 8 का भी शुरू करेंगे, तो इनके वीडियोस को मैं हटा दूंगा और वो आप उसी चैनल पे, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके आपको नज़र आ जाएगा, लिखा हुआ होगा कि फॉर जो क्लास 6, 7, 8 के लिए जो लिंक है चैनल के लिए वो गिवन होगा। 1 to 6 अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, और बाकी ओ लेवल और ए लेवल अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, जो कि आगे जाके हम कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ मेहरबानी करें, आप इनको ज़रा देख लीजिएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको उस चैनल्स पे वीडियो मिलती रहे। असल में यहाँ से हम कुछ अरसे के बाद, कुछ अरसे के लिए तो ये उसके ऊपर पड़े हुए, और अभी मैं इसके ऊपर भी अपलोड कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अरसे के बाद इसको मैं हटा दूँगा क्योंकि मेरे पास चैनल्स का सेक्शंस का प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, बैक टू द टॉपिक। वो हमारे पास है स्पीकिंग आस्किंग फॉर डायरेक्शन, ठीक है, पेज नंबर 70 के ऊपर है। प्ले द रोल्स ऑफ 3 कैरेक्टर्स एंड प्रैक्टिस द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। कहते हैं आपने 3 कैरेक्टर्स का रोल प्ले करना है, ठीक है, और आपने जो नीचे यानी जो कन्वर्सेशन है आपने उसको सॉल्व करना है, ठीक है, उसको करना है। जो 3 करेक्टर है यहाँ पे, वो मिसेस ली का एक करेक्टर है, मिसेस शॉ का करेक्टर है और मिसेस हार्डिंग का करेक्टर है। यहाँ पे देखिए, मिसेस ली, इज़ देयर अ पार्क नियर बाय मिसेस शॉ। मिसेस शॉ से पूछ रही है, मिसेस ली पूछ रही है मिसेस शॉ से कि मिसेस शॉ, क्या यहाँ पे करीब में कोई पार्क है? तो मिसेस शॉ कह रही है, ये इस पेज के ऊपर है, आपको ये नज़र आ रहा है, ओके। मिसेस शाह कह रही है, ऑफ कोर्स देयर इज़ वन क्वाइट नियर आवर हाउस। मिसेस ली से कह रही है, मिसेस ली, एक बिल्कुल ऑफ कोर्स यहाँ पे है, एक बिल्कुल हमारे घर के पास ही है, एक जो पार्क है वो यहाँ पे है। तो मिसेस हार्डिंग पूछ रही है, कैन यू टेल अस वेयर एग्जैक्टली इट इज़ लोकेटेड? क्या आप हमें बता सकती हैं कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेट करे, एग्जैक्टली कहाँ पे है, वो कहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे है। हाउ डू वी गेट देयर? हम वहाँ पहुँच कैसे सकते हैं? अगर हम जाना चाहेंगे तो हम कैसे जा सकते हैं? मिसेस शॉ कह रही है, टेक द मेन रोड, गो स्ट्रेट, टर्न राइट एट द टी जंक्शन, द पार्क इज ऑन योर लेफ्ट, इट्स अबाउट 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम दैट जंक्शन। मिसेस शॉ कह रही है कि मेन रोड पे जाइए, गो स्ट्रेट, सीधा चलते जाइए, टर्न राइट एट द टी जंक्शन, एक टी जंक्शन आ जाएगा। टी जंक्शन का मतलब क्या है?
इस तरह का जंक्शन है। जब आप मेन रोड से यू जा रही है ये, तो यहाँ पे टी जंक्शन आ जाएगा, मतलब ये आगे रोड आगे बंद हो जाएगा, एक राइट की तरफ जाएगा, एक लेफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो कह रहे कि टर्न राइट, आप इस तरफ मुड़ जाइए, ठीक है। ओके, एट द टी जंक्शन टेक द पार्क इज ऑन योर लेफ्ट, जो पार्क है वो आपके लेफ्ट के ऊपर आएगा। यानी अगर आप इसके तरफ यू जाएंगे तो लेफ्ट इस तरफ आपका ये पार्क पड़ जाएगा, ठीक है। इट्स अबाउट 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम दैट जंक्शन, और ये इस जंक्शन से जब आप 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको ये पार्क मिल जाएगा। मिसेज ली कह रही है थैंक यू वेरी मच। मिसेज शाह थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। मिसेज शाह कह रही है यू आर वेलकम, आप यू आर वेलकम, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है यानी ये एक कन्वर्सेशन है, इसमें मिसेज ली, मिसेज शॉ और मिसेज हार्डिंग जो है वो टेक पार्ट कर रही है, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। ओके, तो कहते हैं कि आप इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 3 बंदे हो जाइए, एक उसमें से एक का नाम मिसेज ली होगा, दूसरे का मिसेज हार्डिंग और तीसरे का मिसेज शॉ, और इस तरह से आप प्रैक्टिस कर ले उसकी। अच्छा, लिसनिंग, मिसेज शाह हैज स्विच्ड ऑफ द मोबाइल फोन एंड इज Mr. Shaw has switched off his mobile phone and is asleep. His colleague, Mr. Paul, is calling him on his landline to inform him about an urgent official meeting the next morning. Mary answered the telephone. अब इसमें एक और चीज़ हम कन्वर्सेशन पढ़ रहे हैं जो कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, और वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन मेरी जो है अपने अब्बू को फिर बताएंगी कि उसने क्या मैसेज देना है। तो ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। वो कहते हैं कि मिस्टर शॉ हैज स्विच्ड ऑफ हिज मोबाइल फ़ोन एंड इज स्लीप। मिस्टर शॉ ने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया और सो गए। जो उसके कुलीग है मिस्टर पॉल इज कॉलिंग हिम ऑन हिज लैंडलाइन टू इन्फॉर्म हिम अबाउट एन अर्जेंट ऑफिशियल मीटिंग इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। जो मिस्टर पॉल उसका कुलीग है वो उसके लैंडलाइन पे उसको फ़ोन कर रहा है, मोबाइल पे नहीं बल्कि लैंडलाइन पे उनको फ़ोन कर रहा है ताकि उसे इन्फॉर्म करें कि कल एक बहुत यानी अर्जेंट ऑफिशियल मीटिंग है नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह एक बहुत इमरजेंसी और बहुत अर्जेंट ऑफिशियल मीटिंग है, तो उसके बारे में उसे इन्फॉर्म कर रहे हैं। मेरी आंसर्स द टेलीफोन, मेरी ने फ़ोन रिसीव किया इसलिए कि मिस्टर शॉ जो है वो सो रहे थे। तो लिसन टू द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ऑन द सीडी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग विद सुटेबल वर्ड्स। कहते हैं कि आप इन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को सीडी के ऊपर सुन लीजिए और फिर आप क्या कीजिए, जो नीचे खाली जगह है उनको फिल करना है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये शायद इसके साथ जो सीडी आती है उसके अंदर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होगी, एग्जैक्टली आई डोंट नो, लेकिन हम उसको फिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पॉल, हेलो, गुड इवनिंग, कुड आई स्पीक टू, आई एम हिज कुलीग। अब देखिए पॉल फ़ोन कर रहा है, मिस्टर पॉल फ़ोन कर रहे हैं, हेलो गुड इवनिंग, कुड आई स्पीक टू मिस्टर शॉ, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिस्टर शॉ। Could I speak to Mr. Shaw? I am his colleague, Mr. Paul. I am his colleague, Mr. Paul. ठीक है, तो ये एक तो उसका यानी ये। अच्छा ओके, आगे मेरी फ़ोन उठा रही है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हेलो सर, आई एम हिज डॉटर। Hello sir, I am his daughter. My dad is not well. He is sleeping now. Sleeping now. Paul क्या कह रहा है? I have to inform him about an official. I have to inform him. Inform him. ओके, आई हैव टू, मुझे उसे इतला देनी है अबाउट एन ऑफिशियल मीटिंग। कैन यू ओके, कैन यू प्लीज गिव हिम एन अर्जेंट मैसेज, या कैन यू डिलीवर हिम, कैन यू डिलीवर हिम एन अर्जेंट मैसेज। क्या आप उसको एक मेरा अर्जेंट मैसेज जो है वो पहुंचा सकती है? कैन यू डिलीवर हिम, कैन यू डिलीवर हिम, कैन यू give him, can you give him an urgent message, ठीक है। तो अब उसको क्या डिलीवर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, डिलीवर सही है, डिलीवर, ठीक है। कैन यू डिलीवर एन अर्जेंट मैसेज, कैन यू डिलीवर हिम ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, डिलीवर हिम
इन अर्जेंट मैसेज, श्योर आई विल डू सो। मैरी कह रही है, मैरी कह रही है श्योर आई विल डू सो, हाँ मैं कर लूँगा। पॉल कह रहे हैं प्लीज, ओके, देयर विल बी अ मीटिंग, प्लीज टुमारो देयर विल बी अ मीटिंग इन द कमेटी रूम, इट इज़ 9 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, या इसको आप यूँ लिख सकती हैं, लिख सकते हैं, सॉरी, प्लीज ओके इन्फॉर्म हिम, प्लीज इन्फॉर्म हिम, एक तो ये हो सकता है, या प्लीज टेल हिम देयर विल बी अ मीटिंग, प्लीज टेल हिम ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इन्फॉर्म हिम सही है, ठीक है, इन्फॉर्म हिम, प्लीज इन्फॉर्म हिम देयर विल बी अ मीटिंग इन द कमेटी रूम, इट इज़ 9 o'clock इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इट्स 9 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, ओके, ही शुड अटेंड इट विदाउट फेल, उसे लाजमी उसे अटेंड करना है, यानी बगैर फेल होने के उसे अटेंड करना है, मतलब उसे अटेंड करने में फेल नहीं होना चाहिए, उसे लाजमी अटेंड करना है। ठीक है, मेरी आई विल सर्टनली डू सो, ये भी सही है, या आई विल सर्टनली टेल हिम, आई विल सर्टनली इन्फॉर्म हिम, या टेल हिम। इन्फॉर्म हिम एक ही वर्ड बार बार यूज नहीं कर सकते, आई विल सर्टनली टेल हिम, ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। टेल हिम थैंक यू बाय बाय। तो ये कन्वर्सेशन थी, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी। ये कन्वर्सेशन हमारे पास एक्चुअली नहीं है, और न इसकी सीडी मेरे ख्याल में हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। कन्वर्सेशन यही है कि मिस्टर पॉल जो है मिस्टर शॉ को फ़ोन कर रहा है, वो पहले से मोबाइल बंद करके सो चुके हैं, उनकी तबीयत शायद सही नहीं है, जो कि उनकी बेटी कह रही है, मैरी कह रही है, और वो असल में उनको एक इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल मीटिंग के बारे में जो नेक्स्ट डे होने वाला होता है, ठीक है, मीटिंग हो रही होती है नेक्स्ट डे, उस मीटिंग के बारे में उनको इन्फॉर्म करना होता है कि वो उसे अटेंड करें। तो ये बस इतनी सी बात है, और ये हमने उसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, राइटिंग, आफ्टर आंसरिंग द फोन कॉल मैरी वांट्स टू लीव अ मैसेज फॉर हर फादर। अब टेलीफोन का अब रिसीव कर लिया उन्होंने, ठीक है, अब मैरी क्या कर रही है, अब वो एक मैसेज जो है वो लिख रही है अपने फादर के लिए, ताकि उनको इन्फॉर्म करें, मैसेज के थ्रू इनको इन्फॉर्म करना चाह रही है। कंप्लीट द मैसेज विद सुटेबल वर्ड्स है यहाँ पे, ये उनका मैसेज है, अब उसके अंदर सुटेबल वर्ड्स हमने लिखना है। डियर डैड, व्हाइल यू आर अस्लीप, ओके, मिस्टर फॉल, व्हाइल यू आर अस्लीप Mr. Paul called you and tell about urgent meeting. called you, ठीक है, he said, okay, he said tomorrow is an official meeting, tomorrow is an official meeting, tomorrow 9 o'clock in the morning is an essential, is an urgent official meeting, and you need to मतलब join that meeting, या you need to participate, attend that meeting without fail। अगर आप ये लिखना चाहें तो भी ज़्यादा लिख दीजिएगा, तो हम लिख देंगे he said tomorrow, सॉरी मैंने ये TOMORROW, ये हमको हटा दे, टुमारो इज एन अर्जेंट ऑफिशियल मीटिंग, ऑफिशियल, अब ये जगह हमारे पास कम है, ये आपने इसको अलग कॉपी के अंदर करना है, ठीक है, ऑफिशियल मीटिंग, and they want you to attend that meeting without fail, ये लिख दीजिएगा। मैं आपको ये लिख रहा हूँ, देखिए आ जाएगा, tomorrow is an urgent official meeting and they want you to attend the meeting without fail, या to must attend the meeting, ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, to must attend the मीटिंग, ठीक है, इन दे वांट यू टू अटेंड द मीटिंग मस्ट, या दे वांट यू टू मस्ट अटेंड द मीटिंग,
ठीक है, या दे वांट यू टू अटेंड द मीटिंग विदाउट फेल, जो एग्जैक्टली पॉल के वर्ड्स थे। ठीक है, तो आपने इसको आगे कंप्लीट करना है। ठीक है, मैंने आपको बोल दिया, आप कंप्लीट कर दीजिएगा। ओके, ही एडेड दैट द, ओके अब इसको यूं कर, ही एडेड द मीटिंग विल हेल्ड। अब इसमें यहाँ उसने क्या किया था कि कहाँ पे होगा ये, नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे लिखा हुआ था, ओके कमेटी रूम। ठीक है, इट इज 9 o'clock। ओके, ही सेड दैट द मीटिंग विल बी हेल्ड, या द मीटिंग विल हेल्ड इन द कमेटी रूम 9 o'clock in the morning. He said that the meeting will held tomorrow in the committee room at 9 o'clock in the morning. He said, मैं लिख लेता हूँ, he said that the meeting लेकिन जगह हमारे पास इतनी नहीं है जितना लिखना है। The meeting will held इन कमेटी रूम। अब आगे का मीनिंग क्या है? हेल्ड मतलब यानी मतलब वो होगा वहाँ पे। हेल्ड का मतलब ये कि वो मुनक़िद होगा। हेल्ड मुनक़िद होना मतलब वहाँ पे मीटिंग होगी इस तरीके से। ठीक है, सो ही सेड दैट द मीटिंग विल हेल्ड इन द कमेटी रूम टुमारो 9 o'clock in the morning। बस इतना सा है मेरी ये आंसर। तो ये आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, कॉपी के अंदर एक अलग उस पर कर लेंगे आप। ठीक है, ये पूरा आपने कंप्लीट करना है। तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड क्वेश्चन आ गया। अब एक और टॉपिक हमारे पास जो स्टडी लास्ट क्वेश्चन है, स्टडी स्किल्स है। ठीक है, इंटरप्रेटिंग डेटा। मैरी इज फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स। द ऑनर ऑफ द शॉप नेक्स्ट टू मैरीज हाउस कलेक्टेड डिटेल्स अबाउट द सेल्स ऑफ चॉकलेट्स टू डिफरेंट एज ग्रुप्स फॉर 7 days है। मैरी जो है उसे चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है और उसके घर के पास जो दुकान है, जो ऑनर ऑफ द शॉप है, उन्होंने कुछ डेटा कलेक्ट किया है, डिटेल कलेक्ट किया हुआ है कि लोगों ने, डिफरेंट एज के लोगों ने 7 दिन में जो चॉकलेट्स ख़रीदे हैं, तो किस ग्रुप, किस उम्र से किस उम्र तक लोगों ने कितने चॉकलेट्स ख़रीदे हैं, एवरेज कितना ख़रीदा हुआ है। ठीक है, he calculated the average sale of the chocolates in his shop। ठीक है, जो एवरेज सेल है उसने अपने शॉप की उसने कलेक्ट कर दी। द डेटा टेबुलेटेड बिलो शोज द एवरेज चॉकलेट्स कंजम्पशंस बाय डिफरेंट एज ग्रुप्स पर डे। ये जो डेटा कलेक्ट किया हुआ टेबल के अंदर, इसमें डिफरेंट एज ग्रुप्स है। जैसे एक ग्रुप है 0 से लेके 4 साल तक, 4 साल से लेके 8 साल तक, 8 साल से लेके 12, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 30 साल तक के जो बच्चों ने, लोगों ने, एडल्ट्स ने चॉकलेट्स ख़रीदे हैं, तो ये 7 days में पर डे के हिसाब से इतना बनता है। इन्हें 7 days में कितने ख़रीदे, मिसाल के तौर पे 21 ख़रीदे हैं, तो 7 से डिवाइड किया, पर डे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, 21 चॉकलेट्स उसने 7 दिन में, 0 से लेके 4 साल तक के बच्चों ने 21 चॉकलेट्स ख़रीदे हैं। कितने दिनों में, 7 दिनों में। तो अब आप जब आप 21 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा, पर डे कितना आ जाएगा, 3 चॉकलेट्स खरीदे। हर दिन कितने खरीदे, कितने उसने खरीदे हैं, 3 चॉकलेट्स। इस तरह से 4 से लेके 8 साल तक का, अगर आप ये 7 6 42 उसने एक्चुअली खाए हैं 7 दिन में, तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो पर डे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरह 7 से डिवाइड करना, इसलिए कि 7 days का है ना, 7 दिन में 7 दिन का हिसाब किताब लगाया उन्होंने। तो 7 दिन का जब हिसाब किताब लगाएंगे तो पर डे के हिसाब से कितना आएगा, टोटल चॉकलेट्स जो 7 दिन में खाए हैं डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, इस तरह से 18, 12 और 5 और 3, ये मतलब उसकी एवरेज आपके पास आ रही है। ठीक है, स्टडी द फिगर बिलो एंड फाइंड आउट विच एज ग्रुप कंज्यूम्स more chocolates than the others, which consumes moderately, which consumes very little and so on। देखिए, सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो खाए हैं वो 8 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों ने खाए हैं चॉकलेट्स, सबसे ज़्यादा, क्योंकि 18 उसने खाए। ये मतलब टोटल 7 दिन में 126 चॉकलेट्स खाए। ठीक है, कितने खाए, 126। अब आप 7 से डिवाइड करें तो 7 1 जा 7, 5 7 8 जा 56,
तो पर डे कितना बनेगा, 18 चॉकलेट्स बनते हैं, ठीक है। ये पर डे के हिसाब से देखिए एवरेज नंबर पर डे आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा, सबसे ज्यादा जो खाए हैं वो 8 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों ने खाए, पर डे के हिसाब से 18 खाए। फिर 16 से लेके 20 साल तक के बच्चों ने 12 खाए हैं, 20 से लेके 24 साल तक के 5 खाए हैं, और 4 से 8 तक तो 6 खाए हैं, 0 से लेके 4 तक 3 खाए, और 24 से लेके 30 साल तक के 3 खाए उसने, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है। अब हमने क्या करना है, कहते हैं कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग द फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स, वन हैज़ बीन डन। देखिए एक एग्जाम्पल आपके लिए किया गया है, वो ये कह रहे हैं कि जैसे अभी हमने इनके अंदर ये मोर देन, द सेम एज, द मोस्ट नंबर, एज ग्रुप ऑफ 20 to 24, क्लोजली फॉलोड, ये हमने इसके अंदर लिखना है। ये कितनी जगह है, 1 2 3 4 5 है, और इधर देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप देखिए, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 8 to 12 द मोस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन अ डे, 8 से लेकर 12 तक का कंज्यूम किया द मोस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन अ डे। नंबर 2 आ रहा है बाय दोज इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 20, 16 to 20 इसने किया है, एंड फॉलोड बाय, अच्छा इसमें दूसरा जो हमारे पास आ जाएगा, ओके, क्लोजली फॉलोड बाय लिखा आ जाएगा, क्लोजली फॉलोड, ये आपने इनमें से चुनना है, क्लोजली फॉलोड बाय दोज इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 20, ठीक है, ओके। चॉकलेट्स कंजम्पशन अमॉन्ग चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 4 to 8 is 3, देखिए लिखा हुआ is 3 is the same as, okay, इसमें the same as that among in the क्या आ जाएगा, that among the 24 to 30 आपके पास आ जाएगा। यानी देखिए 0 to 4 कितने खाए, नहीं सॉरी एक मिनट, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा गलत बताया। चूज, ओके, इसमें लिखा हुआ है कि चॉकलेट्स कंजम्पशन अमंग द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 4 to 8 इज कितना है, 6 आ जाएगा, सॉरी ये इसको मिटाना पड़ेगा। ओके, ये इस तरह से आ जाएगा कि चॉकलेट्स कंजम्पशन अमंग द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 4 to 8 इज मोर देन, ये हमने असल में इसमें से लेना है, मोर देन, द सेम एज, द मोस्ट नंबर, ये इनमें से लेना है, तो ये मोर देन आ जाएगा, मोर देन आ जाएगा इधर, ठीक है। मोर देन दैट अमॉन्ग द पर्सन्स, ओके, दैट अमॉन्ग द पर्सन्स इन द एज ऑफ 20, ये वाला आ जाएगा, इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 24, इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 24, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगा, चॉकलेट्स कंजम्पशन अमंग द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 4 to 8 इज मोर देन दैट अमंग द क्या लिखा, पर्सन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 24, क्योंकि 20-24 में कितना है, 5 है, और इसमें एक ज्यादा है, ठीक है। द एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट्स कंज्यूम्ड बाय द, क्या लिखा हुआ है, बाय द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 5, ओके, 0 to 4 सॉरी, इज द सेम एज, इज द same as that among the adults in the age group of 24 to 30, तो देखिए 0 to 4 3 है, और द एडल्ट के अंदर 24 to 30 भी 3 है, ठीक है। तो फिर से इसको देख लिया, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 8 to 12 कंज्यूम्स द मोस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन अ डे, क्लोजली फॉलोड बाय दोज इन द एज ग्रुप ऑफ 16-20, ठीक है, ओके। Chocolates consumption among the children in the age group of 4 to 8 is more than that among the persons in the age group of 20 to 24. The average number of chocolates consumed by the children in the age group of 0 to 4 the same is the same as that among the adults in the age group of 24 to 30.
और इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो गया। उसकी जो एक्सरसाइज है वो भी हमने कंप्लीट कर दी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम चैप्टर 6 स्पोर्ट्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।